नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना। दोस्तों, भारत का भौतिक स्वरूप देख रहे थे और भारत के भौतिक स्वरूप को हमने 5 भागों में बांटा था। 5 भागों में एक भाग हमने क्लियर कर लिया था और दूसरा भाग रह गया था जिसका नाम था विशाल मैदान। एक बार दोबारा समझाता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि भौतिक स्वरूप की दृष्टि से भारत को अपन 5 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। ये 5 भाग कौन कौन से थे? एक तो ये ऊपर वाला था जिसको बोलते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश या फिर उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश। एक ये भाग था जिसका नाम था विशाल मैदान। एक ये भाग था जिसका नाम था प्रायद्वीपीय पठारी भाग और एक ये भाग आएगा जिसका नाम होगा तटीय मैदान। तो हम इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में देख चुके थे। तो इसके कौन कौन से भाग थे? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सारे भाग मैंने आपको बता दिए थे। और अब हमें जो अध्ययन करना है वो इसका करना है विशाल मैदान। तो चलो इस विशाल मैदान के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपको पूछे कि विशाल मैदान किसका अवशेष है तो बताना है टेथिस सागर का अवशेष है। दोस्तों, हिमालय से नदियां जब निकलती हैं तो विशाल मैदान से होकर गुजरती हैं और उन नदियों के निक्षेप से, मतलब नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ कंकर पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह बहाकर लाती हैं। तो कंकर पत्थर और मिट्टी का जो जमाव होता है उसी से ही इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इसके निर्माण में सबसे ज्यादा भागीदारी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की है। तो इसलिए इस मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इस मैदान की कुल लंबाई 3200 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि इसकी चौड़ाई है वो 150 से 300 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसकी जो ऊंचाई बताई जाती है वो 600 से 900 मीटर तक की बताई जाती है। इसका सबसे ज्यादा विस्तार है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में है। इस विशाल मैदान के बारे में हमें क्या क्या याद करना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। विशाल मैदान में आपको कुछ शब्दावलियों के बारे में ध्यान करना है। जैसे एक तो याद करना है भाबर प्रदेश, एक याद करना है तराई प्रदेश, एक याद करना है खादर प्रदेश, एक याद करना है बांगर प्रदेश, एक याद रखनी है रेह या कल्लर, एक शब्दावली याद करनी है आपको भ्रूण, एक याद रखना है डेल्टा, एक याद करना है दोआ। दोस्तों, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करते हो तो विशाल मैदान के बारे में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप गलत नहीं करोगे। चलो देखते हैं शब्दावली के बारे में कि कौन सी शब्दावली क्या है। बात करें भाबर प्रदेश की, तो भाबर प्रदेश के बारे में याद करना कि नदी जब बहती है तो अपने साथ कंकर पत्थर और मिट्टी बहाकर लाती है और जहां भी ये नदियां कंकर पत्थरों का जमाव कर देती हैं वो कंकर पत्थरों के जमाव वाला क्षेत्र है, उसी को ही क्या बोलते हैं? भाबर प्रदेश बोलते हैं।
प्रश्न आ जाए कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकर पत्थरों के निक्षेप वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो आपको क्या बताना है? भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश में एक प्रकार से हिमालय की नदियां हैं वो लुप्त सी हो जाती हैं, दिखनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि कंकर पत्थरों के बीच से जब नदियां होकर गुजरेंगी तो वो पत्थर तो दिखाई देंगे आपको, लेकिन वो नदियां हैं वो आपको विलुप्त ही दिखाई देंगी, वो दिखेंगे ही नहीं आपको। वो पानी है उसके ऊपर ऊपर कंकर पत्थर दिखाई देंगे, बाकी पानी है वो उनके बीच से होकर बहता रहेगा, दिखेगा नहीं। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो आपको बताना भाबर प्रदेश। फिर दूसरा आता है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश कौन सा होता है? भाबर प्रदेश के जस्ट दक्षिण वाला जो क्षेत्र है उसको तराई प्रदेश बोलते हैं। एक प्रकार से नदियों द्वारा किया गया दलदली क्षेत्र होता है। तो नदियां बहती हैं, यहां से चिकनी मिट्टी पाई जाती है, चिकनी मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता कम होती है, तो इसलिए क्षेत्र दलदली हो जाता है। तो उस दलदली क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? तराई प्रदेश बोलते हैं। तराई प्रदेश में मुख्य रूप से दो घास पाई जाती है, एक तो हाथी घास और एक कांस घास। ये मुख्य रूप से दो घासें पाई जाती हैं, इसमें घास पाई जाती है, घास पाई जाती है और दलदली क्षेत्र है, तो इसका मतलब मच्छर भी पनपेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा मच्छर पाए जाते हैं, तो इसलिए तराई क्षेत्र को मच्छर पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको पूछें कि विशाल मैदान के किस क्षेत्र को मच्छर पट्टी के नाम से जाना जाता है, तो फिर आप कहा तराई प्रदेश। अगर कंकर पत्थरों के जमा वाला क्षेत्र पूछे तो भाबर प्रदेश, और दलदली क्षेत्र पूछे तो बताना है तराई प्रदेश। इस तराई प्रदेश के बारे में ध्यान करना, यहाँ पर हिमालय की लुप्त नदियां पुनः प्रकट होती हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भाबर प्रदेश की विलुप्त नदियां किस क्षेत्र में पुनः प्रकट होती हैं, तो आपको बताना तराई प्रदेश। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि भाबर प्रदेश में कंकर पत्थरों वाला क्षेत्र शामिल किया गया है, और हिमालय की जब नदियां बहती हैं तो कंकर पत्थरों में दिखना बंद हो जाती है। अब जैसे ही वो तराई प्रदेश में आती हैं, दलदली क्षेत्र में आती हैं, तो फिर वो दोबारा दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बार बार एग्जाम में पूछते हैं कि भाबर प्रदेश की लुप्त नदियां कौन से क्षेत्र में पुनः प्रकट होती हैं, तो बताना है तराई प्रदेश में। फिर उसके बाद में आता है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश के बारे में ध्यान रखना, जो बाढ़ वाला क्षेत्र होता है ना, जहां पर हर वर्ष बाढ़ आती है, वहां की मिट्टी पर, उस प्रदेश की मिट्टी पर हर वर्ष जलोढ़ मिट्टी की नई परत चढ़ती रहती है। मतलब जहां बाढ़ आएगी तो नदियां अपने साथ मिट्टी तो बहा कर लाएंगी, और मिट्टी बहा कर लाएंगी तो उस प्रदेश की भूमि पर मिट्टी की परत भी चढ़ाएंगी। हर वर्ष बाढ़ आती है, मिट्टी की हर वर्ष नई परत चढ़ती है, तो नई जलोढ़ मिट्टी के जमाव वाला क्षेत्र है उसको ही बोलते हैं खादर प्रदेश। अत्यंत उपजाऊ होता है, कृषि के लिए बहुत उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, और उस जलोढ़ मिट्टी की नई परत इस क्षेत्र में हर वर्ष चढ़ती रहती है, तो इसलिए ये क्षेत्र कृषि के लिए उपजाऊ प्रदेश है। फिर उसके बाद में बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश कौन सा है? बांगर प्रदेश पहले उपजाऊ था,
और बाद में अनुपजाऊ हो गया, उस क्षेत्र को बांगर प्रदेश कहा जाता है। क्यों भी? बाद में अनुपजाऊ कैसे होगा और पहले उपजाऊ कैसे था, इसके बारे में देखना भी। इस प्रदेश में पहले तो नदियां बहा करती थी, बाढ़ आया करती थी, लेकिन अब इस क्षेत्र में नदियों की कमी आ गई। अब वहां पर बाढ़ आना बंद हो गया, तो जलोढ़ मिट्टी की नई परत चढ़नी भी बंद हो गई। और जलोढ़ मिट्टी की नई परत चढ़ना बंद हो गई तो इसका मतलब ये क्षेत्र भी अनुपजाऊ हो गया। जैसे उदाहरण ले, राजस्थान में देखिए, राजस्थान में एक नदी बहती है जिसका नाम है कांतली नदी। पहले इसका बहाव क्षेत्र ज्यादा था, खंडेला की पहाड़ी सीकर से फिर आगे झुंझुनू को 2 भागों में बांटती हुई आगे चूरू की सीमा पर ये नदी खत्म होती है। पहले इसका बहाव क्षेत्र बहुत लंबा था, इसके बहाव क्षेत्र को तोरावाटी बोलते हैं। वो तोरावाटी क्षेत्र है, वो पहले उपजाऊ था क्योंकि कांतली नदी आया करती थी। अब वो कांतली नदी एक प्रकार से विलुप्त सी हो गई है, उसका बहाव क्षेत्र कम हो गया है, तो वो तोरावटी क्षेत्र अनुपजाऊ हो गया। पहले उपजाऊ था और अब अनुपजाऊ हो गया, तो ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है बांगर प्रदेश। आप यूं कह सकते हो कि प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के जमाव वाला क्षेत्र है वो तो बांगर है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी के जमाव वाला क्षेत्र है वो खादर है। ये खादर क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा बिहार और पश्चिम बंगाल में है, जबकि बांगर प्रदेश है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद में अगली शब्दावली आती है रेह या कल्लर। रेह या फिर कल्लर। रेह या कल्लर क्या है दोस्तों? ऐसा क्षेत्र जो पहले उपजाऊ था और अब अनुपजाऊ हो गया, उस क्षेत्र में पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सिंचाई की जाती है, और उस क्षेत्र में जब अधिक सिंचाई कर दी जाती है तो वहां की जमीन पर एक सफेद सफेद स्वाद में नमकीन परत चढ़ जाती है। यहाँ की भूमि होती है जहां पर अधिक सिंचाई कर दी जाती है, तो उस भूमि के धरातल पर एक नमकीन परत चढ़ जाती है जिसका कलर सफेद सफेद होता है। तो उस नमकीन परत वाले क्षेत्र को ही कहा जाता है रेह या फिर कल्लर। फिर आगे अगली शब्दावली आती है भूड़। भूड़ भूड़ क्या है वो देखो भाई, ऐसा क्षेत्र जिसकी ऊपर की मुलायम मिट्टी कटाव के कारण नष्ट हो गई हो। भी ऐसी भूमि जिसकी ऊपर की जो मुलायम परत है उसका कटाव हो गया हो और नीचे से कंकरीली जमीन निकल आई हो, तो उस क्षेत्र को भूड़ के नाम से जाना जाता है। फिर आगे अगली शब्दावली देखो डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा का निर्माण नदियों द्वारा होता है। डेल्टा क्या होता है कि नदियां जब बहती हैं तो नदी का जब प्रवाह कम हो जाता है तो उसका पानी इस प्रकार से विस्तारित हो जाता है। विस्तारित होने के कारण स्थलीय भाग में त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। उस त्रिभुजाकार आकृति वाले क्षेत्र को ही कहा जाता है डेल्टा। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती है। इस सुंदरवन डेल्टा वाले क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। प्रश्न आए कि भारत में रॉयल बंगाल टाइगरों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है सुंदरवन डेल्टा वाला क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान करना, ये सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है।
कौन सी नदियों पर है, तो बताना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था हेरोडोटस ने, जो कि विश्व के इतिहास का जनक है। भारतीय इतिहास का जनक तो वेद व्यास है, जबकि विश्व के इतिहास का जनक है हेरोडोटस। इस हेरोडोटस ने ही सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। एक बार प्रश्न आया था कि डेल्टे की आकृति कैसी होती है, तो आपको बताना है त्रिभुजाकार। डेल्टे का ऊपरी भाग है उसको तो बोलते हैं चर, और जो निचला भाग है उसको विल के नाम से जाना जाता है। डेल्टे के बारे में दोबारा देखना। डेल्टा अगर पूछे डेल्टा किससे बनता है, तो बताना है नदियों से। दो नदी ऐसी हैं जो डेल्टे का निर्माण नहीं करती, बार बार पूछा जाता है, नर्मदा और ताप्ती। ये नर्मदा और ताप्ती नदियां दो ऐसी नदियां हैं भारत की जो डेल्टे का निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टे की जगह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये जब नदियां पढ़ाएंगे उस समय आपको बता भी देंगे एस्चुरी क्या होता है। यहाँ तो आप ध्यान करना कौन सी दो नदियां हैं जो डेल्टे का निर्माण नहीं करती, तो बताना है नर्मदा और ताप्ती। और ध्यान करना डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था विश्व के इतिहास के जनक हेरोडोटस ने। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो बताना है सुंदरबन डेल्टा। आपको पूछें कि रॉयल बंगाल टाइगरों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो बताना है सुंदरबन डेल्टा ही क्षेत्र। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियों पर है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर। डेल्टे की आकृति कैसी होती है, तो बताना है त्रिभुजाकार। अगर आपको पूछें कि डेल्टे के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, चर, और निचले भाग को क्या बोलते हैं, तो बताना है विल। फिर आता है दोआब। दोआब किसको बोलते हैं, ये भी सुना। दो नदियों के बीच का क्षेत्र ही दोआब कहलाता है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है दोआब। मान लो दो नदियां बह रही हैं, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, तो आपको बताना है दोआब। अपने भारत में प्रमुख रूप से 5 प्रकार के दोआब हैं, उनको ध्यान से रखना। वो कौन कौन सी, ध्यान से देखना कौन कौन सी नदियों के बीच में है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु। प्रमुख रूप से इन नदियों के बीच में दोआब क्षेत्र पाया जाता है। दोआब क्षेत्र वो होता है जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। देखो सतलज और व्यास नदियों के बीच का दोआब है उसको बीस्त दोआब के नाम से जाना जाता है। सतलज और व्यास नदियों के बीच का क्षेत्र है उसको बीस्त दोआब के नाम से जाना जाता है। व्यास और रावी नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। व्यास और रावी नदियों के बीच में बारी दोआब। रावी और चिनाब नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। और चिनाब और झेलम नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको चाज दोआब के नाम से जाना जाता है। और फिर आता है झेलम और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र उसको बोलते हैं सिंधु सागर दोआब। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। भारत में आपको कौन कौन से दोआब याद करने हैं, याद करना। बिस्त दोआब ये सतलज और व्यास नदियों के बीच का है। बारी दोआब व्यास और रावी नदियों के बीच का है। रचना दोआब रावी और चिनाब नदियों के बीच का है। चाज दोआब ये चिनाब और झेलम नदियों के बीच का है। सिंधु सागर दोआब वो झेलम और सिंधु नदियों के बीच का है। तो ये थी इसकी बातें। एक बार दोबारा ध्यान करना। बाबर प्रदेश
कंकर पत्थरों के जमाव वाला क्षेत्र है। तराई प्रदेश दलदली क्षेत्र है। खादर प्रदेश नवीन जलोढ़ मिट्टी के जमाव वाला क्षेत्र है। बांगर प्रदेश जो पहले उपजाऊ था और बाद में अनुपजाऊ हो गया वो क्षेत्र है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के जमाव वाला क्षेत्र। रेया कलर वो होता है जिस क्षेत्र में अधिक सिंचाई कर दी जाती है तो वहां की जमीन पर सफेद सफेद नमकीन परत चढ़ जाती है, उस क्षेत्र को रेया कलर बोलते हैं। भूड़ वह क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र की ऊपर की मुलायम मिट्टी अपशिष्ट के कारण नष्ट हो जाती है और नीचे से कंकरीली जमीन निकल आती है, उस क्षेत्र को भूड़ बोलते हैं। एक होता है डेल्टा नदियों द्वारा बनाई गई त्रिभुजाकार आकृति होती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो रॉयल बंगाल टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर है। इसका ऊपरी भाग चर कहलाता है और डेल्टे का निचला भाग रिल कहलाता है। डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था तो बताना है इतिहास के जनक हेरोडोटस ने। और फिर बात करते हैं दोआब की। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। भारत में आपको कुछ दोआब याद करने हैं, जैसे बिस्त दोआब सतलज और व्यास नदियों के बीच में बारी दोआब, व्यास और रावी नदियों के बीच रचना दोआब, रावी और चिनाव नदियों के बीच चाच दोआब, चिनाव और झेलम नदियों के बीच सिंधु सागर दोआब, झेलम और सिंधु नदियों के बीच। तो दोस्तों ये हो गया भारत का विशाल मैदान और अगले वीडियो में अपन देखेंगे प्रायद्वीपीय पठारी।